नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, जहां औरंगाबाद में सुबह सवेरे दर्दनाक हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर होने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक शख्स इस दौरान घायल भी हुआ है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। आपको बताते चले कि 4 लोग टेट्रा कार पर सवार होकर अरवल से औरंगाबाद जा रहे थे और इसी दौरान NH 139 पर ओबरा के पास ट्रक और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। गंभीर रूप से घायल औरंगाबाद के डेहरा से पैक्स अध्यक्ष सतेंद्र सिंह को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया, जबकि 3 लोगों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। खबर गोपालगंज से, जहां पर एक छात्रा को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। जी हां, जब छात्रा ने छेड़खानी का विरोध किया, इसे लेकर जब प्राचार्य तक शिकायत की गई, तो लड़के ने लड़की के ऊपर सरेशाम ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। 2 तस्वीर इस वक्त जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर उस छात्रा की जो इस वक्त इलाजरत है, बेहतर इलाज के लिए उसे गोरखपुर रेफर किया गया है। छेड़खानी का इस छात्रा ने विरोध किया था। बताया जा रहा है कि माचागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की रहने वाली ये छात्रा, जहां सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में सनकी युवक को आप देख सकते हैं और इसकी सनक साफ नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर उस वीडियो की, जिसके बाद इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल यही कि इस सनक की वजह से एक छात्रा जो है वो जख्मी हो चुकी है। इस वक्त इसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और गांव में तनाव का माहौल इस वक्त साफ नजर आ रहा है और पुलिस टीम इस वक्त कैंप कर रही है। रास्ते में खड़े 4 युवकों ने एक युवक देखिए कैसे इस छात्रा के पास पहुंचता है, ताबड़तोड़ चाकुओं से इस पर हमला किया जाता है। ये छात्रा इस वक्त जख्मी हो चुकी है। छात्रा को चाकू से हमला करने के बाद इसके साथ खड़े लड़कों ने इसी सनकी युवक को यहां से हटाया। छेड़खानी की शिकायत स्कूल में इस छात्रा ने की थी, जिसके बाद सनकी युवक ने घटना को अंजाम दिया। भारी संख्या में इस वक्त पुलिस बल की टीम जो है वो गांव में कैंप कर रही है। SIT ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। ये जो आरोपी है उसकी उम्र जो है वो कम बताई जा रही है और इसी वजह से सवाल ये भी कि नाबालिग युवकों में इस तरह की सोच का आना अपने आप में कई गंभीर सवालों को इस वक्त खड़ा कर रहा है। एक लड़का गुड्डा नाम का कैसे क्या हुआ है? किसी का एक लड़की का हेल्प कर रही थी। अच्छा, कहाँ से आपको कहाँ पे चाकू मारा वो जगह। अच्छा, स्कूल से आप पढ़ के आ रही थी? यस। मेरी थोड़ा सा डीप है और एक लेफ्ट से नंबर में जो सिग्माइड कॉलम होता है उसमें थोड़ा डीपनेस इंसाइड है, तो उसके कारण जो है उसका जो है ना कॉलम थोड़ा सा बाहर आ गया। तो इस घटना के बाद अब छात्राएं डरी सहमी हुई हैं। स्कूल जाना इन छात्राओं ने बंद कर दिया है। अब प्रधानाध्यापक जो हैं, शिक्षकों को इन छात्राओं के घर भेज रहे हैं ताकि परिजनों को समझाया जा सके, छात्राओं को विश्वास दिलाया जा सके कि वो सुरक्षित हैं, स्कूलों तक पहुंचे, पढ़ाई पठन पाठन का कार्य जारी रखें। लेकिन ये छात्राएं डरी हुई हैं, स्कूल जाना नहीं चाह रही और ये अब प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। प्रधानाध्यापक की तरफ से हालांकि लाख कोशिश की जा रही है छात्राओं को समझाने की, उन्हें स्कूल तक लेकर एक बार फिर से आने की, लेकिन इस घटना के बाद से सुरक्षा को लेकर अब एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। छुट्टी के बाद जब बच्चे जा रहे थे तो 8 क्लास की एक लड़की को, जो लड़का प्रतापपुर का ही है, जाते समय एक घटना कर दिया, छुरा उड़ा मार दिया है। उसके चलते आज बच्चे की उपस्थिति बहुत कम हो गई है। बच्चे सब डर समय हैं, बार बार फ़ोन आ रहा है कि सर स्कूल आए कि नहीं आए। हम लोग गार्जियन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना जो है वो यहाँ से थोड़ी दूर पे पंचायत भवन के पास हुई है। और सहयोगी गोविंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, छात्राओं के डर की वजह साफ नजर आती है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं
और इस वक्त शिक्षकों की तरफ से किस तरह की कोशिश की जा रही है? हाँ विभा, ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई उसके बाद से पुलिस ने एसपी जो है गोपालगंज के अनंत कुमार, उनके द्वारा सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और देर रात उस आरोपित युवक को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि युवक अभी नाबालिग बताया जा रहा है, पुलिस पूछताछ कर रही है। और दूसरी तरफ आज जब विद्यालय खुला, मकतब जब खुला तो छात्राएं कुछ विद्यालय में पहुंची, लेकिन डर की वजह से वापस फिर लौट गई। विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि शिक्षकों को छात्राओं के घर भेजा जा रहा है और ये उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षकों की निगरानी में उन्हें सुरक्षा दी जाएगी और पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई है ताकि क्या ये छात्र इस स्कूल का ही स्टूडेंट है, यहाँ पर ही इन छात्राओं के साथ ये पढ़ने का काम कर रहा था या फिर इसकी शिकायत के बाद इसे स्कूल से निकाल दिया गया था? दिवा, हमारी बात इस मामले में जो है स्कूल के विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है उनसे हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि विद्यालय का यह छात्र था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसकी आचरण को लेकर विद्यालय से निकाला जा चुका था और विद्यालय से निकालने के बाद वो आस पास ही रहता था और जो भी लड़कियां स्कूल विद्यालय जो जाती थी उनके साथ छेड़खानी करता था, हरकतें करता था अश्लील, जिसकी शिकायत जो है इन छात्राओं ने भी अपने विद्यालय के शिक्षकों से कल किया था और इसी की वजह से शिक्षकों ने जो है कल आरोपित युवक को बुलाकर डांटा था, फटकार लगाई थी और उनको जो है सजा भी दी थी। लेकिन उसी घटना के बाद से ये जो युवकों ने दुस्साहस दिखाते हुए छात्रा को बीच रास्ते में पकड़ लिया और एक बार नहीं बल्कि कई बार चाकू से हमला किया गया। छात्रा जो है देख सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि सीसीटीवी के जो फुटेज सामने आया है उसमें छात्रा बार बार अपनी जो है जिंदगी की जो है भीख मांग रही है, बचाव की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार यह जो आरोपित युवक है वह छात्रा को गोविंद, लेकिन जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं आपके जरिए, इन तस्वीरों में आसपास महिला नजर आ रही है, कुछ और जो छात्र हैं वो भी दिख रहे हैं, तो क्या इन लोगों ने इस छात्रा को बचाने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल, गांव के लोगों का कहना है कि जब घटना की जानकारी मिली तो सभी लोग जो है वहां मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपित युवक था वह फरार हो गया था और उतने लोगों के बीच से फरार हुआ जब आरोपित युवक को लोगों ने पकड़ा था। हालांकि इस घटना के बाद से गांव के लोग काफी आक्रोशित हैं और आरोपित युवक का जो है सामाजिक रूप से भी बहिष्कार किया गया है। फिलहाल जो घटना के बाद से जो आरोपित युवक है उसके परिवार के लोग भी फरार हो चुके हैं। गांव के लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ सालों पहले ये लोग जो है गांव में आकर बसे हुए थे और इन लोगों का पैतृक घर है यहाँ जो प्रतापपुर है वहां पर नहीं है, किसी दूसरे जगह इन लोगों का घर है। इसके पहले भी कई बार इस युवक पर फायरिंग समेत कई जो है घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और गोपालगंज के जो सदर एसडीओ है उनसे हमारी इस संबंध में बात हुई। उनके द्वारा भी बताया गया कि जो कुख्यात गैंगस्टर अबरैन मियां है उसका ये भांजा बताया जा रहा है जो गिरफ्तार हुआ है युवक। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि युवक पर पहले से भी किसी तरह के आपराधिक मामले दर्ज है या नहीं। को लेकर गोविंद, मामला थाने तक पहुंचा था कि छात्राओं को ये युवक जो है परेशान कर रहा है, लगातार इसकी तरफ से छेड़खानी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि छात्राओं ने अगर स्कूल के प्रबंधन को, प्रधानाध्यापक को, शिक्षकों को जानकारी दी थी तो क्या स्कूल की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? छात्राओं ने जब इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पूरी बात बताई तो प्रधानाध्यापक ने आरोपित युवक को बुलाकर उसकी पिटाई की, उसके बाद उसे छोड़ दिया। लेकिन वहां एक गलती की गई शिक्षकों के द्वारा, इस मामले की सूचना तत्काल पुलिस को नहीं दी गई, थाने को नहीं दी गई, जिसके कारण जो है आरोपित युवक का जो साहस वो बढ़ गया और उसने जो है छुट्टी होने के बाद छात्रा को सरेआम बीच सड़क पर पकड़ लिया और चाकू से हमला कर दिया। बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी जो है अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त चूंकि साल का ये आखिरी जनता दरबार है, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लोग अपनी समस्याओं के निपटारे की उम्मीद के साथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों की इस वक्त समस्याओं को सुन रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसे लेकर के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और इस वजह से वो परेशान भी नजर आए। ये सभी इस उम्मीद से यहाँ पर पहुंचे हुए थे कि इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होगी और ये अपनी फरियाद इनके सामने रख पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कई ऐसे भी फरियादी आज पहुंचे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, लेकिन आज ये मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाएंगे। बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ ये पहुंचे हैं कि इनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन चूंकि आज इनका नंबर नहीं आया है रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी, तो ये लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं।
हालांकि इन्हें मुख्यमंत्री से आज इनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी और अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। हमारे साथ एक महिला है जिनके पति पिछले 14 वर्षों से मारपीट के आरोप में जेल में बंद है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है और नल जल की समस्या लेकर के भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या समस्या है आपकी? और मालिक 14 साल से जेल में है, उनको मैंने छोड़ देला कोई तरीके उनका सजाए पूर गेल बार आ कोनो हल ना मिले हमरा। दो को बेटी जवान है तो हम कहाँ से शादी ब्याह करे, फिर निकाल देता तो बहुत अच्छा होता। राशन कार्ड की समस्या लेकर के आप आए हैं? जी, राशन कार्ड के समस्या लेके आए हैं और एक हमारा पतो है 2 नंबर पर है स्थान उसका और नॉमिनेशन। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 80 में एक साल बाकी है। अभी तक राशन कार्ड नहीं? जी ना। अब 5000 रुपया दलाल लोग मांगता हुआ, दलाल बिकला लोग, हम कहाँ से देंगे? मेरे पास एक धुर जमीन नहीं है और 3 गो लड़का है, मजदूरी करके खाता है। और ये सही बात है कि कोई प्रूफ नहीं करके दिखाएगा कि हाँ ये झूठ बोलता है। मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूँ बाबा। कितना बार लिखा पढ़ी किए हैं, कहीं नहीं। 5000 मांगता है बिगड़ा लोग, दलाल लोग, तो जी हम बनवा देंगे। हम किसी पैसा कहाँ हमारा पास है जो हम देंगे, जो बनाएंगे वो हमको। हमारे पास समस्या है, रास्ता अवरुद्ध है। हम एसपी साहब के पास भी आवेदन दिए, डीएम साहब के पास आवेदन दिए, एसडीओ साहब के पास, सब मेरे पास आवेदन के संलग्न है। आज तक कोई सुनवाई नहीं। हमारा नल बिजली भी आज 1 साल से घर के लाइन काट दिया है। दिमाग व्यक्ति आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और हम मतलब गरीब पार्टी है, हमको 3 बार यहाँ से यहाँ कपार काट दिया गया, फिर परसल भी काट दिया और केस मुकदमा करते हैं तो कुछ चलने नहीं देता है और न कुछ, बार बार हमको मारने का धमकी दे रहा है। सर हमको नाती ठोकर लग गया रोड पर, रतनपुरा चौक पर। हमको भगवानपुर घर है, साल भर हो गया, डिस्ट्रिक्ट पास भी काट दिए, थाना लोग नहीं केस होता है हाजीपुर, कुछ नहीं कार्रवाई करता है हमको लिए। पैसा की निकासी कर दिया गया है। बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड की देवड़िया पंचायत के वार्ड नंबर 7 में नल जल योजना की राशि की निकासी आधा अधूरा कार्य करके हड़प जाने के संबंध में। जो गरीब लोग हैं और कमजोर लोग यहाँ पर आए हैं, जिन्हें कहीं न कहीं कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या तो दबंगों ने इनकी ज़मीन को कब्जा कर लिया है या फिर सरकार के सिस्टम में इनकी बात नहीं पहुंच पा रही है। तो अलग अलग समस्याओं को लेकर के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर के सुल्तानगंज में 30 सितंबर को डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रामस्वरूप शाह के घर पर छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से जब ये कार्रवाई की गई तो बैंक लूट की करेंसी को इस रामस्वरूप शाह के घर से बरामद किया गया है। साथ ही साथ कई अवैध हथियार और शराब की बोतलों को घर से बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि 30 सितंबर को हुए कोऑपरेटिव बैंक डकैती के मामले के तार इस शख्स से जुड़े हुए थे। पुलिस ने रामस्वरूप को गिरफ्तार कर लिया और कड़ी पूछताछ जारी है। बिहार के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर आज कार्य बहिष्कार पर हैं और इस कार्य बहिष्कार की वजह से मरीजों की परेशानी इस वक्त बढ़ चुकी है। दूर दराज से पहुंचे मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से यहां पर पहुंचकर लोगों ने अपनी असमर्थता जाहिर की। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि इस तरह की हड़ताल की वजह से इन लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। डॉक्टर उन्हें नहीं मिलते हैं और कई लोग लंबे इंतजार के बाद आज अस्पताल जब पहुंचे इलाज नहीं हो पा रहा है। परेशानी इन सबकी बढ़ी हुई है। आपको बताते चले अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर रखा है। पटना के पीएमसीएच की बात कर लीजिए, इसका असर साफ तौर पर सुबह से दिखना शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में मरीज यहां पहुंच तो जरूर है लेकिन इलाज इन्हें नहीं मिल रही है। कार्य बहिष्कार का सीधा असर ओपीडी पर भी है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। पटना के पीएमसीएच की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो पहुंचे हैं इलाज कराने। खासतौर पर आए दिन डॉक्टरों के हड़ताल से सबसे ज़्यादा मुश्किल मरीजों को होती है। जो भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ गरीब तबके के लोग और दूर दराज से आए लोग का इलाज होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब
डॉक्टरों की हड़ताल होती है तो मरीजों को सफ़र करना होता है। पीएमसीएच की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? जी बेतिया से। आपको पता है आज जूनियर डॉक्टर यहाँ हड़ताल पर है? जी हम पहले बार आए इलाज कराने के लिए, हमको पता नहीं है। हम मुजफ्फरपुर से आए हैं, हमको मालूम नहीं था कि आज जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। रीड स्पाइनल में बच्ची के प्रॉब्लम है, 13 साल के हैं। कल से हम लोग भुगत रहे हैं, तो बोले कि कल ओपीडी में देखा जाएगा। आज देखिए क्या होता है। अभी तक डॉक्टर से भेंट नहीं पुर्जा कटा रहे हैं, उसके बाद फिर। जी आप कहाँ से? औरंगाबाद से हूँ। इलाज कराने आए हैं, लेकिन आपको पता है कि आज जूनियर डॉक्टरों के? नहीं सर, ऐसा हमको कोई नहीं पता था सर। हमें फिजिकल टेस्ट के लिए सर आए हुए हैं सर, कॉलेज में कुछ काम था उसके लिए आए हुए हैं। इस तरह का प्रॉब्लम है, हमको पता नहीं था यहाँ का। देखते अगर हो जाए तो अच्छा बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका असर मरीजों पर पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में दूर दराज से लोग आते हैं और ख़ासतौर पर जो सामान्य वर्ग के या गरीब तबके के लोग होते हैं वही यहाँ इलाज कराने आते हैं और इन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात सर्दी के सितम की। गया की बात करें तो कड़ाके की ठंड गया में पड़नी शुरू हो गई है और हर एक गुजरता दिन जो है वो न्यूनतम तापमान में एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। और इससे अंदाजा लगाइए कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ चुकी होगी। आपको बताते चले कि रविवार को इस साल का सबसे न्यूनतम पारा यानी कि 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था गया में, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। हमारे सहयोगी एलन लीली की ये रिपोर्ट देखिए। गया में कड़ाके की ठंड बढ़नी शुरू हो गई है और अभी हम मौजूद हो गया के चांद चौरा के पास और ठंड से बचने के लिए जो लोग हैं वो चाय की दुकानों पर पहुंच रहे हैं और कुछ चाय पीने के बाद कुछ अपनी जो ठंड है उसे कुछ मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को सबसे ज़्यादा ठंड बिहार से सबसे ज़्यादा ठंड गया में रहा है। 5.3 डिग्री जो सेल्सियस वो दर्ज किया गया है। पछुआ हवा चल रहा है, ठंड तो बढ़ी हुई है और सुबह और शाम में तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। धूप निकलने से कुछ तो राहत है, लेकिन हवा जो चल रही है उसके कारण बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। बहुत ठंडा है और ठंडा 9:15 बज रहा है। इस समय भी अभी तक हम लोग टोपी चादर सब चढ़ा करके चाय पी रहे हैं। अब ठंड के बचने के लिए राहत जो होगा वो कर ही रहे हैं। काफ़ी ठंड है, क्यों ठंड अच्छी है। तो ठंड से कैसे बचिएगा? ठंड से औला लगा रहे हैं, थोड़ा गोईठा वगैरह से ताप लेते हैं शरीर। लगातार 24 घंटे में पछुआ हवा चल रही है और पछुआ हवा चलने के कारण जो ठंड है वो बढ़ गई है। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। तो इन बर्फीली हवाओं ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। राजधानी पटना समेत बिहार के तमाम जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस वक्त ठंड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार में 10 जिलों से कहीं ज़्यादा की संख्या ऐसे ज़िलों की है जहां पर तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। पटना की अगर हम खास तौर पर बात करें तो तापमान 7 डिग्री के करीब पहुंच गया है। सुबह और शाम का वक्त सबसे ज़्यादा कनकनी बढ़ाने वाला है और इस वजह से लोगों की आवाजाही जो है वो शाम और सुबह के वक्त कम नजर आ रही है। सड़कों पर भीड़ कम दिखती है। पटना के गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या भी अब कम नजर आ रही है। ठंड का असर पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। कम संख्या में लोग गांधी मैदान भी टहलने के लिए मॉर्निंग वॉकर लोग आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं उनको मेरा सुझाव हुआ कि गर्म कपड़ा के साथ ही आएँ। खास करके जो शुगर पेशेंट हैं उनको तो 7:30 बजे के बाद ही निकलने में फ़ायदा है, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ठंड एक बैग आई है, लोग इंतज़ार कर रहे थे ठंड का, ठंड एक बैग आई है और दिन का मौसम में थोड़ा गर्मी रहता है, शाम और सुबह तो बहुत ज़्यादा कड़क की ठंड पड़ रही है। कनकनी बढ़ गया है, जिससे हम लोग जो प्रतिदिन आते हैं तो उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो कम हैं। यहाँ पर यंग चैप के बच्चे जो हैं क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए आ रहे हैं वो भी 8 बजे के बाद ही आ पा रहे हैं। ठंड अचानक से बढ़ी है, ये बात है, और लोग गर्म कपड़े में ही आ रहे हैं। बिल्कुल ठंड का असर पड़ रहा है और ठंड से काफ़ी लोग 1 ही 2 दिन में परेशान हैं। ऐसी नहीं है कि ठंड कोई कम है, निचला पारा 8 डिग्री तक गया है। इसलिए ठंड सबको है, बड़े को भी है, बुजुर्ग को भी है, बच्चों को भी है, सभी को परेशानी है ठंड से।
सासाराम में भी मौसम का मिजाज काफी सर्द नजर आ रहा है। सुबह और शाम में कनकनी ज्यादा होने की वजह से लोगों की दिनचर्या पर इसका सीधा असर है। आपको बताते चले कि सासाराम में न्यूनतम तापमान जो है वो 5 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है और इस वजह से लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने के सुझाव दिए जा रहे हैं। सासाराम में भी मौसम का मिजाज बदल गया है और कनकनी बढ़ गई है और तापमान नीचे गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अभी है सुबह का समय है सासाराम में और मैं अभी हूँ रोज़ा रोड में। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है लोग जो है ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे विद्यालय जा रहे हैं या फिर अपने अपने जो कामकाजी लोग हैं वो लोग निकल रहे हैं। काफ़ी परेशानी उन लोगों को हो रही है। अचानक कनकनी बढ़ी है, ठंड बढ़ी है और टेम्परेचर गिर गया है। बहुत से लोग हैं जी, मौसम का मिजाज बदल गया है, क्या कहेंगे? टेम्परेचर तो बदल गया है। हाँ। ठंडा बहुत ही काफ़ी बढ़ गई है। जी जी। यहाँ पे लोग आने जाने हैं। अलाव अभी नहीं जल रहा है। डीएम साहब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि अलाव तत्काल अलाव जलवाएं ताकि हर जगह हर चौराहे पर व्यवस्था हो अलाव का। यही मांग है डीएम साहब से। टेम्परेचर अचानक गिरा है जी। देखिए हवा में बहुत ज़्यादा नमी है। लगता है कि कहीं बर्फबारी हुआ हो। इसके बारे में तो जानकारी नहीं है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा है यहाँ। अचानक जो मौसम का जो मिजाज है वो बदला है और कनकनी बढ़ गई है और जैसे जैसे रात होती है रात में और भी तापमान नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार सासाराम भी जो है वो ठंड की चपेट में आ गया है। पहाड़ी इलाका में अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। तो बांका में भी कनकनी से लोगों की दिनचर्या पर असर है। यहाँ पर भी लोग ठंड से परेशान नजर आ रहे हैं लेकिन गरीब और बेसहारा लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। आश्रय स्थल इनके लिए एक वरदान की तरह काम कर रहा है जहाँ पर निःशुल्क इन्हें खाने पीने से लेकर रहने तक के इंतजाम किए गए हैं। आपके सामने इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है वो बांका बस स्टैंड परिसर की, जहां पर दीनदयाल अंत्योदय शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत संचालित आश्रय स्थल में लोगों को ठंड के वक्त में रात गुजारने की सुविधा मिलती है। यहाँ भोजन, कंबल, बेड समेत कई सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। कड़ाके की ठंड में जहां अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब है, घर में दुबकने को मजबूर हैं, वैसी स्थिति में जो निराश्रित लोग हैं, शहर में निराश्रित हैं, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उनके लिए परेशानी का सबब रहता है। लेकिन बांका में उनके लिए एक आश्रय स्थल बना हुआ है जहां मुफ्त में सारी सुविधाएं मिलती है। हम बात कर रहे हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय सहकारिता आजीविका मिशन के तहत चलने वाले आश्रय स्थल का, जहां पर बाहर से और जो निराश्रित लोग हैं यहां पर रहकर यहां पर सारी सुविधाओं का आनंद उठाते हैं। उनको रहने से लेकर यहां पर मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि यहां पर रसोई घर से लेकर यहां पर शौचालय तक की व्यवस्था है और पूरे आश्रय स्थल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाहर से आने वाले एक मुजफ्फरपुर के हैं और एक दूसरे प्रखंड के हैं जो कि यहाँ पर कुछ दिनों से रह रहे हैं और इनको सारी सुविधाएं मिल रही। नाम मिथिलेश पांडे, मैं मुजफ्फरपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्यों, कैसे रुके हुए हैं आप? हम कुछ स्कूल के काम से आए हैं, उसी सिलसिले में रुके हुए हैं। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है यहाँ पे? यहाँ पे सभी बिछावन बेड बढ़िया है, यहाँ खान पान कंबल ये सब मिल रहा है और रूम भी बढ़िया, साफ सफाई भी बढ़िया है। सब कुछ मिलता है, खाना पीना। क्या क्या मिलता है? कंबल मिलता है। अच्छा, नहाने का मिलता है। और खाना पीना सब मिलता है टोटल। सर यहाँ पर हम तो व्यवस्था निराश्रित लोग को हर दिन खाना 5-10 मेरा रोज़ हम बनाते हैं, सुबह शाम मेरा चलता है, लोग खाना खाते हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर, यह शावर है, बाथरूम है और गरम कंबल है, ये बिस्तर है। कि मैनेजर और यहाँ रुकने वाले जो निराश्रित लोग हैं उनकी बात माने तो यहाँ की व्यवस्था से वो काफ़ी खुश हैं और उनका साफ कहना है कि जो निराश्रय स्थल में जो व्यवस्था है एक निराश्रित के लिए पर्याप्त है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।